दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। आप देख रहे हैं हमारी बगल वाली खिड़की में रविंद्र सिंह साहब बैठे हुए हैं और हम सीधा मुद्दे पे आएंगे, ज्यादा वक्त जाया नहीं करेंगे। आप ये सब जानते हैं कि बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार और दिल्ली कवर करते हैं, संसद कवर करते हैं, पार्लियामेंट कवर करते हैं, लुटियंस पॉलिटिक्स जो है उसको पूरी तरह से वो कवर करते हैं और जानकारी रखते हैं। तो हम यहाँ अहमदाबाद में बैठे बैठे अगर ये कह दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगी या नहीं होगी, या ये होगा या वो होगा, वो फिर तो मतलब सिर्फ हमारा स्पेकुलेशन हो सकता है। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमारी नहीं कही जाएगी। वो रविंद्र भाई वहां बैठे हैं, तो हमने सोचा कि बहुत चर्चा हो रही है देश में। 9 सितंबर को उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है और बहुत सारे हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो देश के हैं, जो अल्टरनेट जर्नलिज्म या तो अल्टरनेट मीडिया जिसको कहा जाता है, इंडिपेंडेंट मीडिया कहा जाता है, वहां पे आप लगातार इस चीज को सुन रहे हैं कि ये जो चुनाव है उपराष्ट्रपति पद का, जहां पे रेड्डी साहब जो हैं वो महागठबंधन की ओर से है और फिर जो रविचंद्रन साहब है वो एनडीए की ओर से है, और ये बहुत बड़ा एक हाइप क्रिएट हो रहा है कि इस चुनाव में क्रॉस वोटिंग होगा। मतलब कि एनडीए के उम्मीदवार को हराने के लिए मोदी साहब के साथी दल जो हैं उनमें से उनके खिलाफ वोट किया जाएगा और यूपीए के उम्मीदवार को, मतलब इंडिया गठबंधन, यूपीए कहां आप कहेंगे, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जिताने के लिए क्रॉस वोटिंग होगा। इस पर लगातार यूट्यूब पे बहुत कार्यक्रम चल रहे हैं। अब हम यहाँ अहमदाबाद में बैठे, हमको नहीं पता। तो रविंद्र भाई, मैं तो पहला सवाल ये पूछना चाहता हूं आपसे। आप वहां बैठे हैं, आप संसद जाते हैं, आप सांसदों से बातचीत करते हैं, आपकी नजर बनी रहती है। ये जो ये जो बात लगातार कही जा रही है और बहुत हाइप क्रिएट हो रहा है कि इनके पसीने छूट गए हैं, किसके, ये नरेंद्र मोदी साहब के और अमित शाह साहब के। और फिर कहा गया कि चंद्रबाबू नायडू के बेटे आए और कोई बहुत बड़ा डील करके गए हैं। गुरु एक चीज बताइए, आप वहां बैठे, क्या इस चुनाव में 9 तारीख को जो होना है, जो गुप्त मतदान होता है, आपको क्या जानकारी है कि क्रॉस वोटिंग होगा, और होगा तो कौन किसको क्रॉस करेगा, ये बता दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार मयूर भाई। देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव की प्रक्रिया आप जानते हैं। उपराष्ट्रपति की बहुत साधारण प्रक्रिया है, राष्ट्रपति की थोड़ी सी जटिल है, लेकिन उपराष्ट्रपति बड़ी सिंपल है। उसमें जो लोकसभा राज्यसभा के सदस्य हैं वही वोट डालते हैं। संसद भवन के भीतर ही वोट होता है, बाहर वोट कोई होता नहीं। इस बार थोड़ा सा बदलाव आया है। वैसे पहले भी कर सकते थे अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन एक बदलाव आया है कि 2 सांसद इस वक्त जेल में हैं। एक दिल्ली की जेल में है, इंजीनियर रशीद, जो कि बारामूला से सांसद हैं, जम्मू कश्मीर में। एक अमृतपाल सिंह, जो खडूर साहब पंजाब के सांसद हैं, वो असम की डिब्रूगढ़ जेल में है। तो इंजीनियर रशीद को वोट डालने की इजाजत दे दी गई है। वो कस्टडी में रहेंगे और वोट डाल के वापस जेल चले जाएंगे, तिहाड़ जेल। जी जी। और डिब्रूगढ़ में बैलेट, जो पोस्टल बैलेट है, वो भेज दिया गया है। वो पोस्टल बैलेट पर अपना वोट डालेंगे और वहीं पर रहेंगे। उनको दिल्ली आने की इजाजत नहीं मिली है। ये तो 2 लोगों के वोट है। बाकी सब लोग संसद भवन में आएंगे, वोट डालेंगे। अगर किसी को डालना है तो, नहीं डालना है तो अपनी मर्जी है। अपनी मर्जी। हाँ, अब लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य मिलाकर के ये वोट होता है। जाहिर आप जानते ही हैं कि लोकसभा बड़ा हाउस है, डबल है, लगभग 543 सांसदों का है, और 235 और प्लस 12, 235 चुने हुए सांसद और 12 नॉमिनेटेड, उन लोगों को वोट डालने का अधिकार है। तो नॉमिनेटेड सांसदों को भी वोट डालने का अधिकार है। 2 सदस्य लोकसभा में भी होते थे, एंग्लो इंडियंस, लेकिन जब 2014 में मोदी सरकार आई तो एक बिल लेके आए और उनको हटा दिया। तो लोकसभा में कोई नॉमिनेटेड नहीं है, केवल राज्यसभा में 12 लोग हैं, और वो लोगों को भी अधिकार है वोट डालने का, क्योंकि राज्यसभा के सभापति होते हैं वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक दूसरी बात, व्हिप जो है वो इसमें इशू होता नहीं, जैसे आप जानते हैं। व्हिप असल में किसी में भी इशू नहीं होता जो घटनाक्रम सदन के बाहर का है। व्हिप होता है सदन के भीतर। अगर सदन के भीतर कोई लेजिस्लेशन है, कोई प्रस्ताव है, उस पर चर्चा हो रही है, तो व्हिप आ सकता है।
या सदन के भीतर वोटिंग होती है। सदन के भीतर वोटिंग होती है लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष के लिए, लोकसभा के उपाध्यक्ष के लिए, और राज्यसभा में राज्यसभा के सभापति के लिए। यही सदन की वोटिंग होती है, इसके अलावा वोटिंग नहीं होती। तो इसलिए सदन के भीतर विप अगर अब तीन इलेक्शंस बच गए, एक राज्यसभा का, एक लोकसभा, एक राज्यसभा का सदस्य का चुनाव, एक राष्ट्रपति का, एक उपराष्ट्रपति। इन तीनों में वोट पड़ते हैं अंतरात्मा जी। अंतरात्मा की आवाज पर एक बार जब 69 में वोट पड़े थे तो ऑफिशियल जो कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का था वो हार गए थे, और इंदिरा गांधी के जो कैंडिडेट थे वो जीत गए तो क्योंकि अंतरात्मा थी। अब उसके बाद से अंतरात्मा जागी नहीं है, एक बार तो जागी, उसके बाद से अंतरात्मा अभी बैक बर्नर पर है। और हाँ, पार्टी जो कहती है वैसा कर लेते हैं। और खास तौर पर जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसकी अंतरात्मा सो रही है, उसकी अंतरात्मा विपक्ष के व्यक्ति के लिए नहीं जागी, नहीं जागती। हाँ, कभी कभी जागती है, बीच बीच में कुछ जागी है। जागी कैसे है? वो पूरी पार्टी की जागी है, सांसदों की नहीं। जैसे प्रतिभाताई पाटिल ने जब अपना उम्मीदवारी उनकी घोषित हुई राष्ट्रपति के लिए, तब वो राजस्थान की राज्यपाल थी जी। तो उन्होंने इस्तीफा दिया, और इस्तीफा देकर जब वो दिल्ली आई तो इतनी देर में बाला साहब ठाकरे की जो पार्टी है शिवसेना, उसने अपना समर्थन उनको दे दिया। साथ ही समर्थन दे दिया एनसीपी ने भी। एनसीपी तो खैर थी ही उनके साथ। तो जो महाराष्ट्र की जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने कहा कि भाई महाराष्ट्र का कोई व्यक्ति बन रहा है, इसलिए हमारी अंतरात्मा जाग रही है। उस जमाने में शिवसेना की जो थी वो कांग्रेस के खिलाफ थी, तो उन्होंने वोट अंतरात्मा की आवाज पर दिए। ऐसा ही तब हुआ जब प्रणब मुखर्जी लड़े चुनाव, उनके लिए भी फिर तृणमूल कांग्रेस की अंतरात्मा जागी और उन्होंने वोट डाल दिया। तो इसके अलावा एक आध छोटी मोटी इस तरह की घटनाएं होती हैं कि आपके स्टेट का है तो, और शायद यही बात ध्यान में रख के उसी अंतरात्मा को झकझोरने और जगाने के लिए इस बार रेड्डी साहब को लेके आया गया कि मतलब कि साउथ वर्सेस साउथ है यहाँ पे। हाँ, तो उसमें यही लेके आया गया। पहले तो देखिए कोशिश करिए कि किसी तरीके से डीएमके को तोड़ा जाए, क्योंकि अगर सीपीआर जो है, सीपी राधाकृष्णन, ये तो आप जानते हैं कोयम्बटूर के सांसद रहे जी, और उनको तोड़ के, क्योंकि डीएमके भी वहीं की पार्टी है, तो अगर डीएमके की अंतरात्मा जाग जाए तो शायद यूपीए से अलग या इंडिया गठबंधन से अलग फैसला करके, क्योंकि तमिल का व्यक्ति कोई बनने जा रहा है इतने बड़े पद पे, तो शायद उनको समर्थन दे दें, लेकिन वो नहीं हुआ। तो उसके बाद रेड्डी साहब के लिए कोशिश की गई कि भाई इंडिया ने कि क्या पता हम लोग अगर रेड्डी साहब को बनाएंगे तो जो टीडीपी है उसकी आज अंतरात्मा जाग जाए, लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। झकझोरने के बावजूद भी सबकी अंतरात्मा सेट। क्योंकि हम लगातार ये सुन रहे हैं, मैंने इस मुद्दे पर हमारे मंच पर मैं पहली बार बात कर रहा हूं, मैं अब तक नहीं कर रहा था, और मैं जानबूझ के नहीं कर रहा था। मैंने कहा मैं अभी गुजरात में अहमदाबाद में बैठा हूं और मैं हियर से या किसी से फोन पे बात करके जो चलाऊंगा, हो सकता है कि उसमें आपके व्यूज बढ़ जाए, वो हो सकता है, लेकिन क्या मैं जानकारी सही दे पाऊंगा अपने दर्शकों को? तो इसलिए मैं अब तक इस पर बात करने से कतरा रहा था। अब क्योंकि बहुत करीब है और इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूं, क्योंकि आप वहां बैठे हैं, आपको पता है क्या हो रहा है। तो ये जो हम सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से कि भाई रेवंत रेड्डी साहब ने इस नाम को सजेस्ट किया, रेड्डी साहब के, है ना, और रेवंत रेड्डी साहब और चंद्रा बाबू नायडू जो हैं अभी भी बहुत क्लोज हैं। रेड्डी साहब उनको काफी अपना एक पॉलिटिकल मेंटर मानते हैं, और एक तरह से ये कहा गया कि भाई चंद्रा बाबू नायडू ने ही रेड्डी साहब का नाम प्रपोज किया, क्योंकि उनके पुराने रिश्ते, उन पर फिर बहुत सारी बातें हुई दोनों के। और ये कहा गया, मतलब मैं पिछले 10 दिन से जो सुन रहा था, तो मैं सुन ही रहा था, ध्यान से एकदम गौर से सुन रहा था, कि फिर ये कहा गया कि तो इसका मतलब ये है कि फिर अब चंद्रबाबू नायडू जो है उनकी, किसी ने तो हमको ये भी कह दिया कि चंद्रबाबू, अब देखिए बातें आती हैं, हमको किसी ने कल ये कहा कि चंद्रबाबू, राहुल गांधी और तीसरा नाम किसका दिया मुझे, मैं अभी तीसरा नाम भूल गया, ये तीनों लोगों के दुबई में एक स्विफ्ट मीटिंग हो गई है, मतलब एक छोटी सी मुलाकात। ये कल रात को मुझे किसी ने जो है ये कहा, और बड़ा मतलब क्या कहते हैं कि बड़े मतलब कॉन्फिडेंस के साथ कहा कि मैं कह रहा हूं आप मेरी बात मानिए। मैंने कहा मुझे मानने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यहाँ बैठ के मैं संजय तो हूं नहीं कि मेरी दूरदृष्टि है मैं देख पाऊंगा, वो आप कह रहे तो मैं ठीक है सुन रहा हूं। तो ये सब बहुत चल रहा है कि भाई इस बार मोदी और शाह के पसीने छूट गए हैं, और ये चुनाव उनके लिए बहुत इज्जत बचाने का मामला है। और इसमें अगर कहीं कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि 65 वोट का डिफरेंस बनता है दोनों की ताकत में, और कह रहे हैं कि अगर
ज्यादा नहीं लेकिन 10-15 भी क्रॉस वोट हो गए, कहां से? एनडीए से, इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट के लिए, तब भी इनकी नाक कट जाएगी। तो ये सब बहुत कुछ हो रहा है। इसमें आपको कितना सच लगता है और कितना आपको हवाई किला लगता है, ये बताइए। देखिए मयूर भाई, वोट सरकार के पक्ष से दूसरी तरफ चले जाएंगे, इस बात की संभावना बहुत कम है, बहुत कम अच्छा। संभावना। मेरी जानकारी अभी तक तो यही है कि सारा वोट इंटैक्ट है, क्योंकि आज जो कार्यशाला है बीजेपी की, और उसमें भी जो सांसद, एनडीए के जो सांसद आए हैं, वो सब लोग जाहिर है वही कमिटेड लोग हैं जो बीजेपी के साथ खड़े हैं। लेकिन क्योंकि मतदान गुप्त है, जी। अब हर व्यक्ति के बारे में ये कहना कि भाई कोई भी वोट जो है वो क्रॉस नहीं होगा, ये कहना तो मुझे लगता है थोड़ा सा बहुत ज्यादा ही कॉन्फिडेंट कोई व्यक्ति हो जाएगा। तो उतना कॉन्फिडेंट मैं तो नहीं हूं कि किसी जी। 100% जो है 300 सवा 300 सांसदों के बारे में ऐसा बोल पाऊं। लेकिन जी। ये बात तय है कि इस तरह की कोई सुगबुगाहट नहीं है कि पार्टी के स्तर पर कोई भी पार्टी, हम्म। चाहे वो टीडीपी है या नीतीश कुमार की पार्टी है, उस लेवल पार्टी के स्तर पर कोई क्रॉस वोट होने की संभावना है, उस बात से मैं इनकार करता हूं। लेकिन कोई व्यक्तिगत व्यक्ति जो इंडिविजुअल है, अगर वो अपने लेवल पर उसके मन में क्या चल रहा है वो कहना तो मुश्किल है, वो तो संभावना है। तो वो संभावना तो फिर इधर भी है कि सुदर्शन रेड्डी से भी कई लोग जो नाराज होंगे, हो सकता है वो लोग इंडिया एनडीए गठबंधन को भी वोट डाल दें, उस बात की तो हम्म। संभावना वहां भी है। हाँ, हम्म। लेकिन अगर इंडिया गठबंधन के किसी सांसद ने वोट डाल दिया हम्म। सीपीआर को, तो वो बड़ी खबर नहीं है। बड़ी खबर वाकई में होगी अगर ये। एनडीए गठबंधन के किसी व्यक्ति ने क्रॉस वोट हम्म। किया, और वो वोट चाहे वो कितने भी संख्या हो, अगर वो थोड़ा भी संख्या है, जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं, देखिए इंडिविजुअल भी कई छोटी छोटी पार्टीज है, वो इधर या उधर वोट डालेंगे। ओवैसी की पार्टी के एक सांसद हैं, 6-7 सांसद निर्दलीय हैं, ऐसे एक दो वाले कई सारे सांसद हैं, तो वो लोग भी जाहिर है कहीं तो जाएंगे। और कई जी। सारे ऐसे भी सांसद हैं जो अनअटैच्ड हैं, वो किसी के भी साथ नहीं है, तो उनका वोट आप इधर भी काउंट कर सकते हैं, इधर भी, जैसे बीजू जनता दल है, वाईएसआर है, ये लोग इधर भी नहीं है, तो लेकिन इनको वोट तो डालना ही है टीआरएस है। तो लेकिन वो जो वोट पड़ेगा उस वोट की चर्चा नहीं है, वो वोट तो कहीं भी चला जाए। चर्चा केवल इसी बात की है कि बीजेपी एनडीए के जो घटक दल हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, एक साथ चुनाव लड़े, उनमें से कोई वोट क्या उधर शिफ्ट हो सकता है। ऐसा अगर होता है तो जाहिर है ये एक सवालिया निशान खड़ा करेगा मोदी की लीडरशिप पे, और जो प्रबंधन है मोदी का या अमित शाह का, उस प्रबंधन पर भी सवाल खड़े करेगा। हाँ, अगर मोदी के पक्ष में किसी ने वोट डाल दिया इंडिया गठबंधन के, तो वो कोई बड़ी बात नहीं होगी। वो इस तरह की घटनाएं आमतौर पर होती रहती हैं। पूर्व के चुनाव में भी हमने देखा है कि जो, अगर प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन था, जितनी उनको एक्सपेक्टेड थी उससे ज्यादा वोट मिले, जी। भैरव सिंह शेखावत को जितना एक्सपेक्टेड था उससे ज्यादा वोट मिले। वोट तो मिले इस थे। तरह के हामिद अंसारी के लिए भी ऐसा ही हुआ। तो इस तरह के होने की संभावना है कि सत्ता पक्ष के साथ अगर कुछ लोग टूट के चले जाते हैं वोट डालते वक्त, तो कोई बड़ी उसमें कोई अचरज की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा होता रहा है। हाँ, लेकिन जिस तरह की बात और जिस तरह की जो अपने बारे में जो एक बातें मोदी और बीजेपी ने फैलाई है कि बड़ी इंटैक्ट इनकी पॉलिटिकल फिलोसफी है और बहुत जबरदस्त लीडरशिप है, इम्पेकेबल इंटीग्रिटी के साथ लोग इनके साथ जुड़े हैं, अगर एनडीए से कोई लोग टूट के जाते हैं या उधर वोट पड़ते हैं, वो निश्चित तौर पर चिंता का विषय होगा। लेकिन इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए मयूर भाई, हम्म। क्योंकि हमने बताया कि जैसे करीब आज भी 35-40 लोग ऐसे हैं जो फ्लूइड है, वो किसी के पास भी नहीं है, वो ना एनडीए का हिस्सा है, ना वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है। तो उनको आप किस तरह हम लोगों को इस बात का पता लगेगा कि भाई इतने लोगों ने क्रॉस वोट किया है। ये क्रॉस वोटिंग अंदाजे के हिसाब से ही होती रही है, एग्जैक्टली पता लगाना बड़ा मुश्किल है। एक तो गुप्त मतदान तो है ही है, दूसरा बैलेट पेपर से मतदान होता है, तो इसका पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। क्योंकि 100% अगर दो दो धड़ों में डिवाइडेड हो फिर आसान है पता लगाना, लेकिन डिवीजन उतना गहरा नहीं है, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो अनअटैच्ड हैं, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है, तो उनका वोट किस तरफ चला जाएगा ये बताना बड़ा मुश्किल है। और उसके बाद कहीं अंदाजा लगेगा कि अगर 30-40 से ज्यादा वोट क्रॉस होंगे, तब हमको इस बात का एहसास होगा कि भाई एनडीए से या इंडिया गठबंधन से वोट टूट के गया है। और अच्छा, अगर हम वो लोग। नहीं जाता है तब पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, हम थोड़ा समझने की कोशिश कर लें कि एनडीए घटक दल के साथ कुल मिला के ऑफिशियली कितने वोट होते हैं एनडीए के?
भाई 300 से ऊपर तो लोकसभा में है ही, और ठीक 150 है। के 150 से ऊपर जो इनके साथ 150 150 160 के आसपास राज्यसभा में वोट है, लोकसभा में। तो इनके पास और मेजोरिटी में कोई दिक्कत नहीं है। उनका, हाँ, मतलब वो मेजोरिटी है उनके पास जो, हाँ, वो मेजोरिटी इनकी पूरी है। तो बल्कि लेकिन मेजोरिटी नहीं, अब देखिए चैलेंज क्या है बीजेपी के लिए। अगर हम्म, आप आंकड़े देखेंगे मयूर भाई, तो भैरों सिंह शेखावत से लेके और उसके बाद जितने भी उपराष्ट्रपति के चुनाव हुए, उसमें हर बार जो गैप है, जीतने का गैप है, वो बढ़ता चला गया है। अगर वो जी, गैप घटता है, पूरी है, क्योंकि इतनी मजबूत विपक्ष पहली बार आया है। 250 सांसद तो 235 सांसद तो लोकसभा में है ही है, राज्यसभा में भी अच्छे खासे नंबर है। और कुछ जो ऐसे अनअटैच्ड लोग हैं, खासतौर पर जो जैसे निर्दलीय सांसद हैं, पप्पू यादव है, या हम्म, वो हाजी हनीफा हैं लद्दाख वाले, एक एक जो महाराष्ट्र के सांसद थे, उन्होंने अपना समर्थन दिया है कांग्रेस को। तो इस तरह के लोगों को अगर आप देखेंगे, तो संभावना ये है कि इस बार जो वोटिंग का और जो नतीजे आएंगे, जीतने और हारने का गैप पिछले मुकाबले में घटेगा। और ये गैप घटना भी बड़ा संदेश देगा कि बीजेपी की या एनडीए की वो ताकत अब नहीं बची है जो पहले थी, वो ताकत अब नहीं बची है जो पहले थी। और अगर वाकई में क्रॉस वोट हो गया, फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, और बीजेपी की लीडरशिप पर बड़े सवाल खड़े होंगे कि वाकई में ये लोग इंटैक्ट रख नहीं पाए अपने कुनबे को, या उन लोगों को भी, मतलब लोगों के भीतर भी एक संदेह है, एक शक है लोगों को भी इनकी लीडरशिप पे, और इनकी लीडरशिप मजबूत नहीं रही। क्योंकि ये जो दौर है मयूर भाई, आप याद कीजिए, ये जो संसदीय दल है, इसकी बैठक हुई नहीं है बीजेपी की कभी अभी तक नहीं हुई है। करने के लिए। तो इसलिए शक जो है ना, वो गहराएगा, वो शक गहराएगा, और लोग जो है, और सितंबर तो है ही। तो लेट मी बी मोर प्रिसाइज अबाउट दिस। ये अभी एक बात चली कि अब कुछ तो ये चला रहे हैं कि भाई आधी रात को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति से मिलने चले गए थे। अभी कुछ कल किया, ऐसी कुछ बात बताई जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि चंद्रबाबू के सुपुत्र हैं, वो आके मिलके गए, और कुछ हार्ड बार्गेनिंग हो रही है कि अब हम सपोर्ट तभी देंगे जब चंद्रबाबू को रक्षा मंत्री या तो गृह मंत्री का पद मिले और बहुत बड़ा एक पैकेज मिले आंध्र के लिए। तो इन बातों में कितना सच देखते हैं आप? चंद्रबाबू नायडू अगर समर्थन नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा? कितना सांसद है उनके पास? उनके सांसद से हार जीत होगी नहीं, क्योंकि बीजेपी एनडीए के पास जितना बड़ा समर्थन है, क्योंकि दोनों हाउसेज का है ना मिला के, और लोकसभा में बीजेपी उतनी बड़ी पार्टी नहीं है जितनी राज्यसभा में तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, लोकसभा में भी है। तो इन मुझे लगता नहीं कि ये ठीक है। अब किसी पत्रकार, दूसरे साथी पत्रकार की बात को मैं झुठला नहीं सकता हूं, लेकिन उनके पास अपने सोर्सेज होंगे, बिल्कुल होंगे, और हो सकता है वो लोग सही कह रहे हो। लेकिन मेरी जो जानकारी है वो यही है कि बीजेपी, या इस वक्त जो जो स्थितियां आज की हैं, उसमें बीजेपी के गठबंधन को कहीं कोई दिक्कत नहीं है। एनडीए एक मजबूत गठबंधन दिख रहा है। और हाँ, लेकिन सब मौके की तलाश में है, और मौका अभी नहीं है। वो मौका ये नहीं है, मौका जो है वो शायद आ सकता है 1-2 साल के बाद, जब जब इलेक्शंस किसी प्रदेश के नजदीक होंगे। अब बिहार का जो चुनाव है, बिहार के चुनाव में बीजेपी के पास, अब अगर अकेले नीतीश कुमार पार्टी छोड़ते हैं, मतलब अगर वो समर्थन वापस लेते हैं, तो सरकार की सेहत पर ज्यादा संभावना नहीं कोई असर पड़ेगा। वैसे ही अगर अकेले टीडीपी चली जाती है तो असर नहीं पड़ेगा। और ये दोनों जब तक एक साथ समर्थन वापस नहीं नहीं। लेंगे, तब तक हाँ, सरकार को कोई बिगड़ने वाला है नहीं। तो बार्गेनिंग बिल्कुल ठीक है, बार्गेनिंग हमेशा होती रहती है, और इस तरह के मौकों पर थोड़ी सरकार वीक रहती है तो उसको कोशिश की जाती है घेरने की, वो जरूर चल रही होगी। लेकिन अभी तो जो मांगे, इनकी जो प्रोमिसेस किए गए थे, जो टीडीपी सत्ता में जब आई थी, तब जो प्रोमिसेस किए थे, इनके जो ड्रीम प्रोजेक्ट अमरावती के हैं, स्पेशल पैकेज के हैं, अभी तो वही नहीं पूरे हुए हैं। तो और नई डिमांड हो सकता है लेके आने की, मुझे तो थोड़ा सा कम लगता है इसमें कोई संभावना है। लेकिन ये है कि इनके इनके जो भरोसा, दोनों पार्टीज का भरोसा अभी भी ये नहीं है कि अगर ये हम लोग सरकार गिरा दें तो कांग्रेस सरकार बनाने की हैसियत में है। जब तक वो भरोसा कायम नहीं होगा, तब तक कोई चांस मुझे लगता नहीं है कि ये लोग समर्थन वापस लेने की कोशिश करेंगे। अभी यही है कि इंटैक्ट है एनडीए गठबंधन, क्योंकि लीडरशिप स्ट्रांग है। कांग्रेस ये भरोसा नहीं दिला पा रही है कि वो एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं। वो भरोसा जिस दिन हो गया, उस दिन ना नीतीश कुमार वहां बचेंगे, ना टीडीपी वहां बचेंगे। मुझे लगता है कि बड़ा हमने जो है आपने आपके साथ इस बातचीत में हमारे दर्शकों के लिए
वहां की स्थिति एकदम साफ, एकदम पानी की तरह एकदम साफ है, क्रिस्टल क्लियर है। और मुझे लगता है कि अब यही अभी की स्थिति है, तो हम कोई सनसनी खेज बात नहीं करेंगे, जो वहां है अभी दिख रहा है वो हमने बता दिया। ठीक है सर, और मुझे ऐसा लगता है कि ये संभावना लगी काफी है। है। हाँ, अब तो वही आपको लगता है वही है कि कि भाई देखो, इंडिविजुअल सांसदों के बारे में बताना तो मुश्किल है, वो कोई अलग है, भी एमपी क्या हनुमान सोचता है। बेनीवाल हो गए या वो चंद्रशेखर आजाद हो गए लेकिन या पार्टी जो है, हाँ, पार्टी हम्म के स्तर पर की एनडीए के जो घटक दल हैं, जो पार्टीज हैं, हम्म एकनाथ शिंदे की पार्टी है या टीडीपी है, भाई उस लेवल पे कोई टूट हो जाएगी उसकी संभावना नहीं है। आपको नहीं दिखती है ना? उसकी चलिए, संभावना मुझे नहीं दिखती। तो भाई ये था। अब आप सब लोग जो है प्रबुद्ध हैं, हमारे दर्शक, अपनी अपनी राय जो है लिख के हमको कमेंट में जरूर से बताइएगा कि मेरी और रविंद्र भाई की ये बातचीत जो हमने आपके लिए की है जानकारी पहुंचाने के लिए, वो आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो भाई एक विनती है आप सबसे कि वीडियो को लाइक जरूर करें। इससे हमारे मेहुल भाई ये कहते हैं कि इसकी रीच या तो इसका रिकमेंडेशन बढ़ता है। ऐसा हमको हमारे मेहुल भाई कह रहे हैं कि भाई आप ये लगातार आप ये अपील करें दर्शकों को कि अगर आपको बातचीत अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, इसकी लिंक को शेयर करें, और चैनल जो है अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। और साथ साथ में रविंद्र भाई का भी अपना एक चैनल है, फोर्थ एस्टेट, द फोर्थ एस्टेट, वहां भी आप जाएंगे। रविंद्र भाई आजकल ट्विटर पे, एक्स पे छाए हुए हैं, उनका एक एक वीडियो जो है वो कमाल कर रहा है वहां पे, है ना? तो आप वहां भी जाइए और उनको भी आप सब्सक्राइब कीजिए, ये आप सबसे हमारी गुजारिश है। रविंद्र भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू वेरी थैंक मच। यू मयूर भाई, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। थैंक यू, और दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत नमस्कार।